मैंने अपने चैनल पर काफ़ी वीडियोस बनाए हैं जिनमें मैंने यूट्यूबर्स के डाउनफॉल, उनके मिस्टेक्स और उनके कैरियर के सबसे डार्क मोमेंट के बारे में बात की है। लेकिन इंडिया में कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ छोटी मोटी गलतियां ही नहीं की बल्कि ऐसे रॉन्ग डिसीजन लिए जिनका नतीजा उन्हें सालों तक भुगतना पड़ा। उन डिसीजंस ने उन्हें सिर्फ ट्रोल ही नहीं करवाया बल्कि उनके ऊपर ऐसा हेट और क्रिटिसिज्म ला खड़ा किया जिससे निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब तक इन यूट्यूबर्स को रियलाइज हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिसमें से पहला यूट्यूबर है टेक्निकल सागर। अगर आप यूट्यूब को काफी टाइम से यूज कर रहे हो तो इनका नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि ये अपने चैनल पर साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग और इंटरनेट के डार्क साइड के बारे में ही ज्यादातर बात करते हैं। और पुराने टाइम से लेकर अब तक इनका कंटेंट स्टाइल लगभग सेम ही रहा है, जिसकी वजह से इनके वीडियोस पर व्यूज आजकल कम आ रहे हैं, बट वो अलग डिस्कशन है। हम यहाँ सिर्फ इनके एक बड़े मिस्टेक के बारे में बात कर रहे हैं। ओवरऑल सागर भाई की रेपुटेशन काफी क्लीन रही है, क्योंकि ये ज्यादातर कंट्रोवर्सी से दूर ही रहते हैं। लेकिन जनवरी 2021 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने उनकी इमेज को काफी बदल दिया। अब क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। दरअसल एक दिन उन्होंने एक वीडियो अपलोड की जिसका टाइटल था फ्री फायर बेकार है। उस वीडियो में उन्होंने फ्री फायर को रोस्ट किया और उनका पॉइंट ये था कि गेम का ग्राफिक्स वीक है, कार्टूनिश लगता है और सीरियस गेमर के लिए सुइटेबल ही नहीं है। फायर गेम बहुत बेकार गेम है। फ्री फायर गेम से बेकार गेम कोई है ही नहीं। पहला कि उसके जो ग्राफिक्स हैं वो इतने रियलिस्टिक नहीं है। जो गेम का कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो उसके ग्राफिक्स हैं वो इतने रियलिस्टिक लोगों को नहीं लगते। जो कैरेक्टर मूवमेंट है वो भी अच्छा नहीं लगता। गोलियों की आवाज और एम करने का जो भी है वो लोगों को पसंद नहीं आता। ओवरऑल उनका कहना था कि ये गेम बच्चों के लिए बनाई गई है। उनके हिसाब से ये फैक्ट थे और उन्होंने बस डायरेक्ट बोल दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने ये समझा ही नहीं कि इंडिया में फ्री फायर सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की आइडेंटिटी है, स्पेशली उनके लिए जिसके पास हाई एंड फोन्स नहीं होते। आपको शायद पता न हो, लेकिन गाँव वाले, देहात वाले, लो बजट यूजर्स, इस टाइप के ऑडियंस का कनेक्शन फ्री फायर से काफी डीप होता है। तो जब उन्होंने गेम को बेकार बोला तो फ्री फायर कम्युनिटी ने इसको अपनी इंसल्ट समझा और इसके बाद पॉपुलर फ्री फायर क्रिएटर्स जैसे स्काईलॉर्ड, जीएसके वेरीफाइड जैसे लोगों ने टेक्निकल सागर की वीडियो पर रिएक्ट किया और काफी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म भी किया। फिर क्या था, उनके कमेंट सेक्शन में हेट, ट्रोलिंग, गालियां सब भर भर के आने लग गया और यहाँ तक कि सिचुएशन इतना खराब हो गया कि उनको भारी बैकलैश का सामना भी करना पड़ा। लेकिन जब तक उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी इस गेम के बारे में बोलकर, तब तक काफी देर हो चुकी थी और उनका इमेज काफी हद तक खराब हो चुका था। क्योंकि जब आप किसी कम्युनिटी की आइडेंटिटी को चैलेंज करते हो तो रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग आता है, चाहे आप कितने भी बड़े क्रिएटर्स क्यों ना हो। अगला यूट्यूबर के बारे में तो काफी कंट्रोवर्सी बनी। ये है टेक्निकल गुरुजी और ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इंडिया में टेक कम्युनिटी को पॉपुलर बनाने का एक बड़ा क्रेडिट उन्हें ही जाता है, क्योंकि अनबॉक्सिंग, मोबाइल रिव्यूज, टेक ब्रेकडाउन्स, इन सब कंटेंट को इंडिया में मेन स्ट्रीम गुरुजी नहीं बनाया है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब ऑडियंस ने उनके बारे में ये कहना शुरू कर दिया कि गुरुजी बिक चुके हैं और इस चीज ने उनकी इमेज को काफी इम्पैक्ट किया। दरअसल जनवरी 2019 में उन्होंने एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने Redmi Note 7 का बैंड टेस्ट किया। अब बैंड टेस्ट करना कोई इशू नहीं था, टेक क्रिएटर्स ऐसे टेस्ट करते ही रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब फोन उनके टेस्ट में बहुत आसानी से टूट गया और लोगों को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे दोस्तों इसको चलो स्क्रीन को ऑन छोड़ देते हैं और मैं दोस्तों एक बार करता हूँ ट्राई बेंड करने की इस फोन को। ओके, और स्क्रीन टूट गया है दोस्तों। स्क्रीन जो है वो डैमेज हो चुका है, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हालांकि ग्लास इंटैक्ट है लेकिन मेरे को अंदर की तरफ से जो है वो यहाँ पे कंप्लीट जो है फोन काम कर रहा है, फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो काम कर रहा है, लेकिन फोन जो है वो बेंड हुआ है। काफी सिग्निफिकेंट ये बेंड है। एक बार मैं ट्राई करता हूँ अपोजिट साइड से कि ये जो है वो कितना स्ट्रांग रहता है या जो भी है। हाँ, ये तो पीछे का ग्लू जो है, ये बैक पैनल जो है आपके सामने बाहर आ चुका है और फोन में यहाँ पे एक डेंट हो चुका है। एक बार ट्राई करता हूँ और इस तरफ से यार ये तीन जगह से दोस्तों फोन जो है वो क्रैक हो चुका है। आई एम नॉट श्योर कि ये कैसे काम हो रहा है, मतलब स्क्रीन जो है वो काम कर नहीं रहा है, फोन बटन दब रहा है। ओके, फिंगरप्रिंट स्कैनर काम कर रहा है, ये मजे की बात है, फोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर काम कर रहा है। लेकिन अगर आप देखते हैं बाकी तो यहाँ पे पीछे का जो ग्लास है पूरा बाहर आ चुका है। मतलब अगर आप इसे दबाएंगे तो ये आपके सामने है कि यहाँ पे ऐसे ग्लास पूरा बाहर आ रहा है। और ओके,
दोस्तों ये फोन जो है ना ये 2 टुकड़ों और में। ये भी कि उस टाइम पर सैमसंग और Xiaomi दोनों अपने नए फोन्स लॉन्च किए थे। सैमसंग के तरफ से था उनका M सीरीज और Xiaomi के तरफ से था Redmi Note 7। उस टाइम पे इन दोनों फोन्स के बीच कंपटीशन चल रहा था और इसी बीच गुरुजी ने Redmi Note 7 का बैंड टेस्ट अपलोड किया और ऑडियंस को ये टेस्ट थोड़ा अननेचुरल लगा। वो ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों का कहना था कि फोन को बेवजह ज्यादा फोर्स लगाया गया है। मतलब ओवरऑल ये बोला जा रहा था कि बैंड टेस्ट फेयर नहीं था। और ये भी कि गुरुजी ने सैमसंग के फेवर में वीडियो अपलोड किया है और वीडियो में साफ देखा जा सकता था कि टेस्ट करते वक्त वो खुद फोन तोड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, जिससे लगा कि फोन एक्चुअली स्ट्रॉन्ग था। और इसका रिजल्ट ये आया कि ऑडियंस के दिमाग में तुरंत डाउट आ गया कि क्या ये टेस्ट सच में जेन्युइन था, क्या फोन इंटेंशनली स्ट्रेस में रखा गया और क्या ये बायस्ड रिव्यू था। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि उस टाइम काफी क्रिएटर्स ने गुरुजी को ट्रोल किया और यहाँ तक कि उसे क्रिटिसाइज भी किया और देखते ही देखते उन पे डायरेक्टली बायस्ड होने का टैग लग गया, जिसके वजह से उनका एक अच्छा खासा इमेज खराब हो गया। और जब गुरुजी को बाद में ये रियलाइज हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और यही नहीं, काफी लोग तभी से कहने लगे कि गुरुजी न्यूट्रल रिव्यू नहीं देते और ये बात उनके कैरियर में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। अगला यूट्यूबर जिसने लिटरली अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, ये है मनोज दे, झारखंड का एक यूट्यूबर जो गाँव से बिलोंग करते हैं, बट फिर भी उन्होंने अपने दम पर यूट्यूब पर एक सॉलिड नाम बनाया है। मनोज दे के स्पेशलिटी ये थी कि वो लोगों को फ्री में यूट्यूब सिखाते थे, एडिटिंग, ग्रोथ, चैनल सेटअप, सब कुछ। और क्योंकि वो खुद रूरल बैकग्राउंड से आए थे तो ऑडियंस उनसे नेचुरली कनेक्ट भी करती थी और शायद इसी वजह से उनके चैनल ने इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस बिल्ड किया है। लेकिन प्रॉब्लम तो तब शुरू हो जाता है जब उन्होंने अपना पेड कोर्स लॉन्च किया। दरअसल जुलाई 2025 में उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया, दे ट्यूब एकेडमी, एक यूट्यूब लर्निंग कोर्स। अब इतना एक्सपीरियंस होने के बाद पेड कोर्स लॉन्च करना इसमें कुछ गलत भी नहीं था, क्योंकि ज्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स अपना नॉलेज मोनेटाइज करते ही हैं। को पता होगा कुछ दिनों से मैं अपने सोशल मीडिया पे रेगुलरली पोस्ट कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आप लोगों के सामने करने वाला हूँ, एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। लेकिन बात तो तब बिगड़ गया जब अनाउंसमेंट के टाइम जो प्राइस उन्होंने 2000 बताया था वो लॉन्च होते होते 4000 हो गया और यही चीज उनके ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बात करते हैं कि इस कोर्स का प्राइस क्या है और प्राइस आपको क्यों लगेगा, आपको क्यों देना है प्राइस। तो दोस्तों इस कोर्स का प्राइस है 3999, 4000 रुपए का ये कोर्स है। लेकिन फिलहाल ये लॉन्चिंग के वजह से फर्स्ट जो 1000 हमारे कस्टमर्स होंगे उनके लिए सिर्फ 2000 में मिल जाएगा। 1999 रुपए में ये कोर्स आपको मिल जाएगा 50% डायरेक्ट ऑफ फर्स्ट 1000 कस्टमर्स। उसके बाद इसका जो प्राइस है उसी प्राइस में उसी MRP पे ये सेल होगा 3999। क्योंकि मनोज दे के मेजोरिटी ऑडियंस गांव देहात लो इनकम बैकग्राउंड वाले हैं, उनके लिए 4000 एक कोर्स के लिए देना लिटरली फेयर नहीं था। इसके बाद उनके ऊपर हिपोक्रेसी का एक्यूजेशन लगने लगे क्योंकि लोग उनके पुराने क्लिप शेयर करने लगे जिसमें मनोज दे क्लियरली कह रहे थे कि यूट्यूब सीखने के लिए किसी भी पेड कोर्स की जरूरत नहीं है, सब फ्री में मिल जाता है। ये देखोगे ना, जितने भी सक्सेसफुल यूट्यूबर है आज के डेट पे, जो भी नाम हमारे दिमाग में आता है, किसी ने यूट्यूब कोर्स नहीं खरीदा, क्योंकि उस जमाने में यूट्यूब कोर्स था ही नहीं और फिर भी लोग सक्सेसफुल हो गए। यानी कुल मिला के सही बात यह है कि यूट्यूब पर सफल होने के लिए कोर्स की जरूरत ही नहीं। तो कैसे एक बंदा जो हमेशा फ्री एजुकेशन प्रमोट करता था वही पेड कोर्स बेचने लग गया और यही चीज ऑडियंस को नेचुरली डबल स्टैंडर्ड लगे। और सिचुएशन तो और ज्यादा खराब तब हो गया जब उनके कोर्स और रियल यूट्यूब वीडियोस कंपेयर होने लगे। काफी लोगों का ये कहना था कि जो भी कुछ कोर्स में दिया गया है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। इस एलिगेशन ने उनकी क्रेडिबिलिटी को काफी डैमेज किया। लेकिन यही नहीं, बैकलैश बढ़ने के बाद मनोज दे ने एक रिस्पॉन्स वीडियो डाला। इसमें उन्होंने बोला कि ये कोर्स आम लोगों के लिए नहीं है, ये कोर्स उन बड़े बिजनेसमैन के लिए है जिनके पास टाइम नहीं होता छोटे छोटे फ्री वीडियोस देखने का। आपको जबरदस्ती नहीं है, आपको कोर्स नहीं लेना है, क्लियर बोला हुआ है। आप जा करके देखिए फिर से वीडियो को। आपको कोर्स नहीं खरीदना है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, जबरदस्ती है ही नहीं। यहाँ तक कि मैंने मना किया मत खरीदो कोर्स। कोर्स किसके लिए है? यहाँ पर मैंने बोला है कोर्स उन सब के लिए है जिनके लिए 2000 कोई बड़ा मैटर नहीं करता, पहला चीज। और जिनके पास समय नहीं है, मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, अपना बिजनेस करता है, 12 घंटा का उनका ड्यूटी है, उनके पास समय नहीं है मेरा 1700 वीडियो देखने का, मेरे चैनल पर रिसर्च करने का उनके पास समय नहीं है, क्योंकि पूरे चैनल पर 1700 वीडियो है, 1700, 1700। आप हो सकते हैं, आप स्टूडेंट होंगे, आप पढ़ाई करते होंगे तो आपके पास 4-5 घंटा फ्री टाइम बच जाता होगा। आप कुछ काम नहीं करते होंगे, घर पे होंगे, कोई जॉब का तैयारी कर रहे होंगे तो आपके पास फ्री टाइम बच जा रहा होगा।
लेकिन वैसे ही इंसान क्या क्या जो काम करता होगा, जो ड्यूटी करता होगा। और यही स्टेटमेंट उनके लिए और ज्यादा हार्मफुल साबित हुआ। ऑडियंस का सीधा सवाल था, अगर बंदा 14-14 घंटे बिजनेस चला रहा है, उसके पास टाइम ही नहीं है, तो वो यूट्यूब सीखने ही क्यों आएगा। ये एक्सप्लेनेशन लॉजिकली वीक था और लोगों को क्लियर हो गया कि मनोज देव प्रेशर में आकर कुछ भी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। तब उन्हें भी रियलाइज हुआ कि उन्होंने ऑडियंस से गलत बात बोल दी है और बिना सोच समझ के स्टेटमेंट दे दिया है। लेकिन तब तक उनके इमेज को काफी नुकसान हो चुका था और यही इंसिडेंट उनके डाउनफॉल की शुरुआत भी बन गया। और अगर आप मनोज देव के ऊपर डाउनफॉल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो पहले ही बना रखा है। अगला यूट्यूबर जिनके अराउंड कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी बनी कि उनका पुतला तक जला दिया गया, ये है सौरभ जोशी, जो आज के टाइम पे इंडिया के सबसे बड़े डेली ब्लॉगर में से एक है। और यही नहीं, इनके फैमिली फ्रेंडली कंटेंट होने के कारण इनका क्लीन रेपुटेशन भी है। सौरभ जोशी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे शर्म करो शर्म करो। लेकिन दिसंबर 2022 में उन्होंने अपने एक व्लॉग में एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिसके बाद चीजें कम्प्लीटली उनके कंट्रोल से बाहर हो गई। दरअसल उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि हल्द्वानी को आज जो भी जानते हैं वो मेरी वजह से जानते हैं और बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। ट्रेंडिंग में रोज हल्द्वानी रह रहा है, उत्तराखंड रह रहा है, हमारा इंडिया रह रहा है। तो ये काफी मतलब प्राउड की बात है मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी और उत्तराखंड। ये लाइन उनके लिए एक नॉर्मल बात हो सकती थी, लेकिन हल्द्वानी के लोगों के लिए ये बात डायरेक्ट इंसल्ट जैसा लगा। और जैसे ही ये स्टेटमेंट वायरल हुआ, हल्द्वानी के लोग लिटरली उनके अगेंस्ट खड़े हो गए। कमेंट सेक्शन में ट्रोलिंग, गालियां, क्रिटिसिज्म सब कुछ भर भर के आने लगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि लोगों ने उनके पुतले तक जला दिए, जो कि यूट्यूबर कंट्रोवर्सी में बहुत ही रेयर होता है। यूजुअली क्रिएटर्स स्टेटमेंट देते रहते हैं, गालियां पड़ती रहती है, पर किसी का पुतला जलना, ये क्लियरली दिख रहा था कि लोकल कम्युनिटी कितनी डीपली हर्ट हुई थी। प्रेशर इतना बढ़ गया कि सौरभ को फाइनली पब्लिक अपॉलॉजी देनी पड़ी। उन्होंने बोला कि उनका इंटेंशन किसी को हर्ट करने का नहीं था और वो बात गलत तरीके से निकल गई। मुझे आपसे एक बात करनी थी। मैं भी 1-2 दिन से देख रहा हूँ, काफी लोग ना उत्तराखंड के काफी कुछ बोल रहे हैं। मैंने एक ब्लॉग में बोल दिया था कि उत्तराखंड को लोग मेरी वजह से जानते हैं, तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जो कि मेरे ब्लॉग के थ्रू मैंने ये नहीं बोला था कि मेरी वजह से जानते हैं। मैंने ऐसे बोला था कि मेरे ब्लॉग के थ्रू लोग देख रहे हैं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उत्तराखंड। बस मैंने ये बोला था, मेरा ये मतलब कि मेरी वजह से जानते हैं। तो हाँ, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अगर किसी को फिर बुरा लगा तो मेरी तरफ से। लेकिन जब तक उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दे दिया और उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा निकला, तब तक डैमेज हो चुका था। जो उसकी बची कुची पॉजिटिव इमेज थी वो भी इस इंसिडेंट के बाद काफी वीक हो गई। और हिंदुस्तानी भाव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक गलत डिसीजन और उसकी पूरी इमेज उल्टा पड़ गया। भाव की पर्सनैलिटी तो आप जानते ही हो कि किस टाइप के आदमी है वो, और ये भी कि एक टाइम पर लोग उनके डायलॉग्स और स्टाइल से काफी एंटरटेन भी होते थे। लेकिन एक वक्त आया जब उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट चूज कर लिया जिसके बाद उनके ऊपर ट्रोल, क्रिटिसिज्म और हेट का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। दरअसल दिसंबर 2023 में उन्होंने एक ऐसा शो किया जिसका नाम था अनसुनी। अब अगर इसके बारे में नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं, ये एक टॉक शो जैसा था जहां लोग अपने फैमिली सीक्रेट, पर्सनल इश्यूज और इमोशनल प्रॉब्लम शेयर करते थे। अब कॉन्सेप्ट सुनने में ठीक लगता है, राइट, लेकिन एग्जीक्यूशन ऐसा था कि वहीं पर सब बिगड़ गया, क्योंकि शो में जो कंटेंट दिख रहा था वो ऑडियंस को क्रिंज और अनरियलिस्टिक लगा। पहले पीयूष को क्या कहती थी? When we were not in a relationship, of course, डैडी कहती थी। अभी आप उसको नाम से बुला रहे हो? No, I can still call him daddy. बस कॉन्टेक्स्ट थोड़ा चेंज हो गया है। You know, मतलब ये शो इतना खराब था कि कोई सी ग्रेड का मूवी भी इससे अच्छा लगने लगा था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स ने इस शो को देखा तो उन लोगों ने शो को छोड़कर सीधा हिंदुस्तानी भाव को ही रोस्ट और क्रिटिसाइज कर दिया। क्योंकि जो आपका है ना वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, और जो छोड़ के गया ना वो कभी आपका था ही नहीं। ये भाऊ को कोई टाइम मशीन ला के दो यार, इनको भूतकाल में ही भेज दो, निकलने को ही तैयार नहीं। इतनी पुरानी लाइनें मार रही हैं 2023-24 में। बंद कर दो भाऊ ये सब, वरना जो लॉकडाउन के टाइम पे एक आध दिन के लिए मेरे अंदर तुम्हारी रिस्पेक्ट आई थी ना, उसको भी भूल जाऊंगा मैं। ऑडियंस को लगा कि ये उनकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल अपोजिट कंटेंट है और सिर्फ रेलेवेंस बनाए रखने के लिए किया गया है। और भाव जैसे बोल्ड इमेज वाले इंसान के लिए ऐसे क्रिटिसिज्म एकदम अनएक्सपेक्टेड था, जिसके बाद भाव को भी बाद में रियलाइज हुआ कि ये डिसीजन गलत था। शो उनके ब्रांड, उनकी पर्सनैलिटी और उनके ऑडियंस एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अगेंस्ट था। लेकिन जब तक उनको ये समझ आया तब तक उनका जो इमेज था वो खराब हो चुका था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि इतना क्रिटिसिज्म, ट्रोलिंग और
नेगेटिव फीडबैक मिलने के बाद भी उन्होंने सीजन 2 भी लॉन्च कर दिया। मतलब यार अब क्या ही बोला जाए। और ये डिसीजन उनके इमेज को और ज्यादा नुकसान पहुंचा गया, क्योंकि एक बार मिस्टेक हो जाए तो समझ आता है, लेकिन सेम मिस्टेक रिपीट करना ये तो एकदम ये बात हो गई कि आ बैल मुझे मार। तो आपने देखा कैसे इन सब यूट्यूबर्स ने अपने अपने लेवल पर गलतियां की, और जब उन्हें फाइनली रियलाइज हुआ कि उनसे क्या मिस्टेक हो गया है, तब तक सिचुएशन उनके हाथ से निकल चुकी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसे यूट्यूबर्स के डाउनफॉल के बारे में बात की है जो कि एकदम सेटिस्फाइंग है। तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।